सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स और 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ओके, फर्स्ट के 2 चैप्टर्स एंड नेक्स्ट 8th चैप्टर ये कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, मेरे प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। अमर जादव एकेडमी के प्ले लिस्ट में आपको सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेरी सिंपल चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स। ओके, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में पॉइंट्स हम जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मालूम है कौन सा भी मैटर रहने दो वरना ऑब्जेक्ट रहने दो, वो 3 स्टेट्स में रहता है। एक तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, वरना लिक्विड में रहेगा, वरना गैस में रहेगा। ये 3 स्टेट्स रहेंगे। कौन सा भी बॉडी ले लो ऑल ओवर द यूनिवर्स, कौन सा भी बॉडी ले लो, वो बॉडी ये और मैटर ले लो, ये 3 स्टेट में रहेगा। वो लिक्विड में तो रहेगा, वरना सॉलिड में तो रहेगा, वरना गैस में तो रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको सिंपल पॉइंट था, ये आपको मालूम है। ओके, नेक्स्ट आपको इस थ्योरी में, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन में आपको सॉलिड और लिक्विड के बारे में स्टडी नहीं करना है। सॉलिड और लिक्विड के बारे में ऑलरेडी आपने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी आपने स्टडी की हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वरना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके बारे में आपने स्टडी की हो। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में हम स्टडी करने वाले हैं गैस के बारे में। सभी कॉन्सेप्ट रहेगा गैस के बारे में। ओके, अगर गैस का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको 3 लॉज मालूम होने चाहिए। वो लॉज हैं, फर्स्ट वन दैट इज द बॉयल्स लॉ करके, सेकेंड वन इज द चार्ल्स लॉ एंड थर्ड वन इज द गे-लुसाक्स लॉ करके, गे-लुसाक्स लॉ करके। ओके, तो ये 3 लॉज आपको मालूम होने चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ वी मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मतलब क्या है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। वॉल्यूम, अगर आपको पूछे बॉयल्स लॉ मतलब, द बॉयल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी आपको रिमेंबर करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो तभी वो क्या रहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहता है। ओके, तो सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंड करो। अगर समझो इधर ये कंटेनर है, ये फुल कंटेनर है। ओके, ये फुल कंटेनर है, इधर पिस्टन है, समझो इधर पिस्टन है और ये पिस्टन क्या करता है, मूव करता है ऐसे। समझो आपने अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ये पिस्टन इनिशियली इधर है तो ये टोटल गैस इधर भरा हुआ है। ओके, आपने ये पिस्टन इधर से इधर लेके आए, इधर से इधर लेके आए तो क्या होगा, पिस्टन इधर से इधर आ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियली वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम कितना होगा, इधर इतना ही होगा। ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल एग्जांपल, बलून ले लो, बलून को छोटा करो। छोटा करना मतलब वॉल्यूम को कम करना। अगर वॉल्यूम कम होगा तो बलून में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ कहता है। सेकेंड वन, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, घटेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में मेंटेन करना है आपको, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बाद में गे-लुसाक्स लॉ करके, गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताता है, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताता है और गे-लुसाक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताता है। आई होप यू अंडरस्टूड। इधर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब सिंपल एग्जांपल देखो,
ये पिस्टन है, इधर समझो ये पिस्टन है, ओके, ये पिस्टन है ऐसा, ओके, इधर गैस है। तो आपने क्या कर दिया, इस पिस्टन को मूव करके इधर लेके आए, इधर लेके आए, ओके, इधर लेके आए, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो इधर लेके आए। तो आपने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मैं बता रहा हूं। प्रेशर इधर क्या हुआ, प्रेशर अगर इनिशियली इतना एयर था, आपने उसको कॉम्प्रेस कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया मतलब प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल रहते हैं, उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, ये 3 लॉज आपको मालूम होने चाहिए। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, अभी इरेज करता हूं मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो कंबाइनिंग 3 लॉज, मतलब ये तीनों लॉज अगर कंबाइन किया, समझो बॉयल्स लॉ को कंबाइन किया, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ, इन तीनों को कंबाइन कर दिया विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस यम। ओके, उनका फिक्स मास समझो ये है गैस, ओके, ये गैस है, ये गैस है, इसका मास कितना है, यम है, इसका प्रेशर कितना है, पी है, वॉल्यूम कितना है, वी है, वॉल्यूम कितना है, वी है, और टेम्परेचर कितना है, इस गैस का टेम्परेचर है, टी है। तो इन सभी गैस को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन मिलता है। तो वो जनरल इक्वेशन क्या होता है देखेंगे हम। तो जनरल इक्वेशन होता है, देखो इधर हम इस साइड रखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो आप, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो वही मैंने लिखा हूं कंबाइन करके, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अगर ये टेम्परेचर इस साइड लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाएगा, आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइन हटा दिया तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा दैट इज द सी करके। ओके, कांस्टेंट कौन सा भी आप रख सकते हो। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, दो कंडीशंस है, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 रहता है। इसका मीनिंग क्या, अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट कंडीशन है ये, देखो ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने स्टडी किया है। ओके, ये पिस्टन है, पिस्टन ये फर्स्ट कंडीशन है, समझो इसका प्रेशर P है, P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1 है। बाद में आपने क्या कर दिया, इस पिस्टन को मूव करके इधर लेके आए, इतने डिस्टेंस पे लेके आए। ओके, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेशर इनिशियली कम था, बाद में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम इधर कम हो जाएगा, दैट इज V2 और टेम्परेचर T2। तो सभी वॉल्यूम, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा P1 V1 अपॉन T1, इनिशियली कितना था उतना ही सेकेंड कंडीशन में रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड कंडीशन में भी वही रहेगा, दैट इज द P2 V2 अपॉन T2, कितना वैल्यू आता है उतना ही वैल्यू P1 V1 अपॉन T1 रहेगा। ओके, तो इसी लॉज को हम क्या बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, वरना इसको भी बोल सकते हो, वरना इसको भी आप बोल सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, तो बाद में इफ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब गैस हम किसमें, समझो सॉलिड को अगर आप मेजर करते हो तो 1 kg 2 kg में मेजर करते हैं हम, 1 kg 2 kg में हम मेजर करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, 1 kg मतलब मास में हम मेजर करते हैं, मास में मेजर करते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विड को मेजर करते हो, सॉरी गैस को अगर आप मेजर करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा हम मोल में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। तो ये मोल क्या है, मोल इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ गैस। गैस को मेजर करने के लिए हम मोल का यूनिट यूज करते हैं, मोल इज द SI यूनिट ऑफ गैस। गैस का मेजरमेंट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। जैसे सॉलिड को हम मेजर करने के लिए मास यूज करते हैं, वैसे ही गैस को मेजर करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। ओके, तो वही है, देखो n नंबर ऑफ मोल्स, मतलब समझो देयर आर 100 मोल, 200 मोल, 1000 मोल, n नंबर ऑफ मोल्स है।
तब क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो कांस्टेंट इधर क्या हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे। दैट इज द दिस वन इज द मेन कांस्टेंट एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर एन इज इक्वल टू 1 होता है, 1 नंबर ऑफ मोल, आपको 1 मोल का गैस का आपको पीवी आरटी फाइंड आउट करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स है तो इधर एन आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। कितने मोल्स है, कितने मोल्स मतलब कितना उसका मास है, मास हम मेजर करते हैं मोल में। ओके, गैस का मास मेजर करते हैं मोल में, वो कितने मोल है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आर क्या है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज कैपिटल आर, ये कैपिटल आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसका वैल्यू रहता है, ये आपको रिमेंबर करना है, 8.314 इन जूल पर मोल पर केल्विन करके, जूल पर मोल पर केल्विन। क्यों ये जूल पर मोल पर केल्विन क्यों आ गया, क्योंकि पीवी इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो मल्टीप्लाई करते हो आपको वर्क मिलता है। वर्क इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये बाद में आप स्टडी करोगे, ओके, जब थर्मोडायनामिक स्टडी करोगे तब आप ये स्टडी करने वाले हो। ओके, वर्क इज नथिंग बट व्हाट, वर्क इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम करके। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। ऐसा यूनिट क्या मिल गया, इसका जूल मिल गया। और आर का ऐसा यूनिट आपको अगर फाइंड आउट करना है तो एन का ऐसा यूनिट क्या है, मोल है, पर मोल हो जाएगा। एन अगर इधर लेके आओ तो पर मोल हो जाएगा, पर मोल। ओके, और टी टेम्परेचर इज इन केल्विन, इस साइड लेके आओ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर ऑफ -1, दैट इज द नथिंग बट केल्विन, के केल्विन इट इज। ओके, तो जूल पर मोल पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, दैट इज द आर, दैट इज इधर वी आर गिवन। ओके, ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आर का ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी को। ओके, तो नेक्स्ट एन, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज एन मतलब क्या, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया, गैस को हम मेजर करने के लिए हम मोल में यूज करते हैं, मोल इज द एसआई यूनिट। ओके, तो मोल यूज करते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल गैस। ओके, तो वो 1 मोल इज इक्वल टू कितना रहता है, मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस समझो 100 kg मास है, मास ऑफ द गैस। एक कंटेनर है समझो, इस कंटेनर में 100 kg मास है, 100 kg मास है, और डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास मतलब 1 मोल में कितना मास होगा। समझो 1 मोल लेते हो आप, 1 मोल लेते हो तो 1 मोल गैस का, उस पर्टिकुलर गैस का मास कितना है, समझो वो 10 kg है, 10 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 100, दैट इज द मास ऑफ द गैस, 100 kg है। और 1 मोल में वो गैस कितना आता है, 1 मोल में वो गैस कितना आता है, 10 kg आता है। समझो एग्जाम्पल ले लो, 10 kg आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएंगे, दैट इज 10 मोल हो जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। 100 kg का मास है, 100 kg का मास है, डिवाइडेड बाय 1 मोल में 10 kg है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कितना मोल हो जाएगा, 100 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, आपको मिल जाएगा 10 मोल गैस इसमें मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वैसे ही आप एन फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रस नंबर। तो एवोगैड्रस नंबर का वैल्यू रहता है, वो वैल्यू आपको रिमेंबर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस मतलब इस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करके। ओके, तो आपको रिमेंबर करना है ओनली एन का कॉन्सेप्ट, इतना नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन अगर पूछ गए तो आपको एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रहता है। ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने मोल्स रहते हैं, ये दिस वन वी कैलकुलेटेड हियर। ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 फॉर्मूलेज यूज करते हैं। एक तो मास ऑफ द गैस, एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास मतलब 1 मोल में कितना मास आता है, 1 मोल में कितना मास आता है, वो मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। वो पर्टिकुलर गैस कौन सा भी हो सकता है, मोलार मास चेंज हो सकता है। ओके, सभी का अलग अलग रहता है। बाद में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है, समझो ये गैस है इधर। ओके, ये गैस है सभी। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट रहता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 करके,
सॉरी 22 इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अवोगाड्रो नंबर है। ओके, उससे आप डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा बिहेवियर ऑफ गैस। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ गैस। ये गैस कैसा बिहेव करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, देखो, ए गैस एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब अगर गैस एक कंटेनर में एक गैस है, समझो कौन सा भी गैस है, एयर है, समझो एयर है, ओके, एयर है, तो इस एयर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो ढूंढने के लिए, वो पता करने के लिए हमको 3 पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए उसके। एक तो प्रेशर मालूम होना चाहिए, दूसरा तो वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, और तीसरा टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए। तभी आपको उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम पड़ता है। ओके, तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होने के लिए आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मालूम होने चाहिए। दिस इज द मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस। इसी को हम प्रेशर, वॉल्यूम और गैस टेम्परेचर, देखो ये टोटल गैस है, इसका एक मॉलिक्यूल समझो लेते हो, इसके बारे में स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक के लेवल हम नहीं स्टडी करना है, आपको टोटल लेवल अगर आपको स्टडी करना है, इस गैस का कैरेक्टरिस्टिक आपको फाइंड आउट करना है, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सभी गैस को मिला के रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैक्रोस्कोपिक मतलब टोटल गैस कंसीडर करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक मतलब सिंगल पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सेकेंड पॉइंट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस और मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। मतलब आपको मालूम है इसके अंदर क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, समझो ये पार्टिकल्स रहेंगे, ये कांस्टेंट मोशन करते रहेंगे। मतलब कांस्टेंट मोशन, इधर उधर ऐसे घूमते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली वो क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे घूमते रहेंगे। ओके, तो कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहेंगे। मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन मोशन वो कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे। ओके, तो ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं इसको इरेज करता हूं। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। ओके, देखो आपको अगर समझो इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है, ये गैस है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ढूंढने के लिए, इस गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ढूंढने के लिए एक मॉलिक्यूल का स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं है, ये मॉलिक्यूल घूमते रहेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली इधर उधर ऐसे घूमते रहेगा, तो इसका स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल का स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए देखो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल का स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम टोटल गैस का स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मैक्रोस्कोपिक डिटर्मिनेशन ऑफ गैस। ओके, तो टोटल गैस का प्रेशर, टोटल गैस का वॉल्यूम और टोटल गैस का टेम्परेचर हम फाइंड आउट करते हैं, और उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स करते हैं, तो आपको मिल जाएगा सिंगल पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट, वी फाइंड द एवरेजेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड कंपेयर टू द मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए गैस नोन एज द अप्रोच ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड करो, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं करते, हम टोटल गैस का, दैट इज नथिंग बट मैक्रोस्कोपिक, टोटल गैस मैक्रोस्कोपिक का स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक का स्टडी करते हैं। तो इसके वजह से इसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। इसे अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी क्यों? क्योंकि काइनेटिक मतलब मोशन में ओके, गैसेस ऑलवेज मोशन में रहते हैं, तो उसका अगर स्टडी करने के लिए हम एक थ्योरी यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, और वो थ्योरी क्या है? थ्योरी हम एक मॉलिक्यूल का कंसीडर नहीं करते, हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में जाते हैं, मतलब टोटल गैस का कॉन्सेप्ट हम कंसीडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लेके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यही है बिहेवियर ऑफ गैसेस करके।
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस एंड रियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, आइडियल गैस मतलब क्या होता है और रियल गैस मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एक गैस ऑबिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन 3 थे, वो जो हमने स्टडी किया, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर, फर्स्ट लॉ था। ओके, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड थर्ड लॉ था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करके। वो ये 3 लॉ जो गैस सेटिस्फाई करता है, 3 लॉ जो गैस सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। ओके, एक गैस ऑबिंग आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर में, लेकिन सभी प्रेशर में एंड सभी टेम्परेचर में, अगर गैस इन लॉज को सेटिस्फाई करता है, कौन सा भी टेम्परेचर ले लो और कौन सा भी प्रेशर ले लो, सभी प्रेशर और टेम्परेचर में अगर एक गैस इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, इन लॉज को सेटिस्फाई करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं, आइडियल गैस। ओके, तो आइडियल गैस एक्चुअली नहीं रहता, सम टेम्परेचर आपने वेरी कर दिया तो प्रेशर वेरी कर दिया तो ये लॉज सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन ये लॉज हम आइडियल गैस के लिए यूटिलाइज करते हैं। बट रियल गैस ऑबेज गैस इक्वेशन इन लो प्रेशर। अगर रियल गैस है, समझो इधर रियल गैस मतलब CO2 गैस है, समझो CO2 गैस है, तो CO2 गैस इन तीनों लॉज के लिए अप्लीकेबल होने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपको, रियल गैस अगर इन तीनों लॉज को अप्लीकेबल करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो लो प्रेशर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन लो प्रेशर होना चाहिए, वरना हाई टेम्परेचर होना चाहिए। कौन सा, तो एक होना चाहिए, लो प्रेशर तो होना चाहिए वरना हाई टेम्परेचर होना चाहिए। लो प्रेशर कब होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, लो प्रेशर कब होता है, कब लो प्रेशर होता है, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर पे रहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स दूर पे रहोगे तब लो प्रेशर जनरेट होगा। टेम्परेचर कब होता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा करते हो, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होता है तब भी मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर लो प्रेशर करोगे, लो टेम्परेचर करोगे तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। ओके, तो लो टेम्परेचर में नहीं, हाई टेम्परेचर तो होना चाहिए वरना लो प्रेशर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको अगर रियल गैस को इन तीनों लॉज को अप्लीकेबल करना है तो आपको लो प्रेशर में रखना है वरना हाई टेम्परेचर में रखना है, तभी ये रियल गैस क्या करेगा, इन तीनों लॉज को अप्लीकेबल करेगा वरना ऑबे करेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। और सेकंड देखो, इन एन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस आर एब्सेंट। इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो। समझो ये मॉलिक्यूल्स है, इधर मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ये सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे घूमते रहते हैं। तो आइडियल गैस में ये दोनों क्या नहीं करेंगे, ऐसे टक्कर नहीं मारेंगे, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं करेंगे वो। ओके, टक्कर नहीं मारेंगे वो, ऑटोमेटिकली अपने मॉलिक्यूल अपने इसमें क्या करेंगे, वो घूमेंगे। ओके, वो कब हो सकता है, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर पे हैं। समझो ये मॉलिक्यूल इधर है, ये मॉलिक्यूल इधर है, ये अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, ये अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, तब ये मॉलिक्यूल टक्कर नहीं मार सकते। ये कब होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये कब होगा, प्रेशर लो होना चाहिए वरना टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपको, सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, द आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर नहीं होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, एब्सेंट होता है किसमें, आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस में इट इज प्रेजेंट। रियल गैस में ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली 2 मॉलिक्यूल, समझो ये इधर जा रहा है, ये ऐसे करके वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इंटरैक्ट करते हैं। ओके, तो रियल गैस में वो प्रेजेंट रहता है, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन प्रेजेंट रहता है, लेकिन रियल गैस में वो आइडियल गैस में प्रेजेंट नहीं रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड वन, if the atoms or molecules of a real gas are so far apart that there is practically no interatomic or intermolecular interaction. Okay, अगर
आइडियल गैस में, सॉरी रियल गैस अगर लेते हो, समझो रियल गैस CO2 है, रियल गैस CO2 है। अगर आपने इन मॉलिक्यूल के, हमने इस सेकेंड इसमें क्या बताया, इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शन रियल गैस में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट रहता है मतलब वो कोलाइड करते फिर से वो मूव करना स्टार्ट करते, ओके, कोलाइड करते, ईच अदर कोलाइड करते। लेकिन उन्होंने बताया इफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इन मॉलिक्यूल रियल गैस है ये, समझो रियल गैस है, तो इनके मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा, देखो रियल गैस आर सो फार अपार्ट दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शन, द रियल गैस इज सेड टू बी आइडियल गैस। तब आप कह सकते हो ये रियल गैस, क्या कह सकते हो, एक आइडियल गैस है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। कब ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूरी पे है और इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एट दैट कंडीशन में आप कह सकते हो रियल गैस को आइडियल गैस कह सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, देखो मीन फ्री पाथ मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ करके। ओके, तो देखो हमने दो फिगर लिए, एक फिगर में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर एक गैस है समझो, इसमें ये कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, कंटेनर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए। और सेकेंड फिगर में एक मॉलिक्यूल का पाथ हमने कंसीडर किया, एक मॉलिक्यूल का पाथ मतलब इधर से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसे भी मूव कर सकता है वो मॉलिक्यूल। ओके, एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, समझो ये एक मॉलिक्यूल लिया है इधर हमने, और ये ऐसे मूव कर रहा है, ओके, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो मीन फ्री पाथ क्या रहता है, इसका डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, मीन फ्री पाथ क्या होता है। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या किए रहते हैं, सभी ओर ऐसे फैले रहते हैं, सभी ओर क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर एग्जीक्यूटिंग रैंडम मोशन, तो आपको मालूम है मॉलिक्यूल क्या करता है, रैंडम मोशन करता है, तो इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सभी मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल का पाथ हमने दिखाया है, ओके, एक मॉलिक्यूल का पाथ हमने दिखाया है, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐसे मूव करते रहेंगे सभी ओर, ओके, रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मतलब इधर उधर ऐसे मोशन करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो व्हेन ए मॉलिक्यूल अप्रोचेस अनदर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, ओके, टकराएंगे, टकराने के बाद वो क्या करेंगे, उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज होता है। सिंपल एग्जांपल, एक टाइम फास्ट आ जाएगा, थोड़ा टकराएगा और उसका स्पीड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होता है। सिंपल एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहा है समझो, और इधर से और एक मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर टकराएंगे, ये दोनों टकराएंगे और इसका मॉलिक्यूल ये ऐसे जाएगा, शायद ये ऐसे जा सकता है। ओके, वेलोसिटी दैट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज होता है। ओके, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, दिस लीड्स टू इलास्टिक कोलिजन, सो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे फोर्स लगाएगा और ये इधर से ऐसे फोर्स लगाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे। ओके, और वो क्या करता है, इलास्टिक कोलिजन रहता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब सिंपल अंडरस्टैंड करो, एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी क्या नहीं होती, लॉस नहीं होती, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ओके, तो बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन आपको रिमेंबर करना है, इसका स्पीड अलग हो जाएगा और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज होता है। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट। आपको ये सभी पॉइंट मालूम होने चाहिए टू अंडरस्टैंड द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, therefore both the speed and the direction of motion of the molecule change abruptly, abruptly मतलब सडनली क्या करते, चेंज होते। समझो इधर से थोड़ा ऐसे आ रहे हैं तो सडन मीट हो जाएंगे और सडनली उनका स्पीड चेंज तो होगा, लेकिन वरना घटेगा। ओके, अब्रप्टली सडनली क्या होते हैं, चेंज होते हैं, स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, in between two successive collision the molecules move along straight path with constant velocity। देखो
अगर ये मॉलिक्यूल इधर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इधर आके टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ये मॉलिक्यूल दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल इधर से दूसरे मॉलिक्यूल को टकराने से पहले, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी टकराएगा, ये मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल को भी टकराएगा, तो उसके बीच में जो वेलोसिटी रहती है, जो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी सेम रहता है और वेलोसिटी भी क्या रहती है, सेम रहती है। एवरी पॉइंट में वेलोसिटी क्या रहती है, मतलब सेम स्पीड से वो क्या करता है, मूव करता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो समझो ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आ गया दूसरे मॉलिक्यूल को टकरा दिया, तो टकराने के बाद ये ऐसे जा रहा है, समझो जाने के बाद इधर एक मॉलिक्यूल है, ये इधर से इधर तक आने के लिए, ओके, इधर टकराने से पहले जो स्पीड रहती है, इन दोनों के बीच में जो स्पीड रहती है, दैट इज वेलोसिटी रहती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, सक्सेसिव कोलिजन मतलब दो कोलिजन के बीच में, समझो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, तो इधर कोलाइड हो गया और इधर से इधर आ गया और इस मॉलिक्यूल को भी कोलाइड हो गया, तो इसको कोलाइड होने के बाद जो मॉलिक्यूल की स्पीड रहती है, ओके, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी रहती है वरना स्पीड रहती है, उतनी स्पीड इधर तक रहेगी। ओके, इसका कोलाइड होने के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, फिर से चेंज होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी रहती है, सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं इसको। ओके, तो इसमें एक कोलाइड होगी, ओके, फर्स्ट कोलिजन, और ये सेकेंड कोलिजन, इन दोनों के बीच में जो पाथ रहता है, ओके, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, तो इन दोनों के बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन। इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ, तो ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, टकरा दिया, और ये स्ट्रेट पाथ में जाएगा जब तक दूसरा मॉलिक्यूल से टकरा नहीं सकता। ओके, तो और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करेगा, मूव करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो अब हम देखेंगे 6 पॉइंट, द एवरेज, तो इधर पे मैं रखेंगे, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ए मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। मतलब सिंपल अंडरस्टैंड करो, समझो ये मॉलिक्यूल इधर है, तो अगर इसके पास और एक मॉलिक्यूल नहीं है, इधर नहीं आता, एक्चुअली इधर मॉलिक्यूल आया है, इसके वजह से इसका पाथ क्या हो जाए, चेंज हुआ है। ओके, तो इधर एक मॉलिक्यूल आ गया, समझो इधर मॉलिक्यूल आ गया, ओके, तो ये मॉलिक्यूल के वजह से इसका पाथ चेंज हो गया। सो इसका पाथ इधर से इधर तक सेम है, क्यों, क्योंकि इधर एक मॉलिक्यूल आया है, तो इसके बाद इधर चेंज हुआ है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को सक्सेसिव कोलिजन। तो इसका एक कोलिजन इधर हो गया, सेकंड कोलिजन इधर हो गया, तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ओके, देखो द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ओके, दो कोलिजन होने से पहले वो कितना डिस्टेंस, ये नहीं, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ट्रैवल करके इधर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किए। ओके, तो ये एक इधर मॉलिक्यूल है, समझो इसके वजह से ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। वरना इधर से इधर तक, वरना इधर से इधर तक, वरना इधर से इधर तक, वरना इधर से इधर तक। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज द मीन फ्री पाथ, एंड इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको मैं इरेज करता हूं। The mean free path is expected to vary inversely with the density of the gas. Density of the gas vary inversely. Inversely मतलब अगर density of the gas बहुत ज्यादा है। Density कब ज्यादा होता है, कब molecules very close आते हैं। ओके, molecules very close आते हैं। समझो ये molecule है, इधर से इधर आ गया, टकरा दिया, तो ये हो जाएगा इसका फ्री पाथ। ओके, इधर से इधर आ गया तो टकरा दिया, तो ये हो जाएगा इसका फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ उसको बोलते हैं। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो डेंसिटी अगर ज्यादा होता है, तो मीन फ्री पाथ जो रहती है, लैम्बडा जो रहता है, वो डिक्रीज होता है। डेंसिटी कब इंक्रीज होगा, जब मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज रहेंगे।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डेंसिटी जब इंक्रीज होता है मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है, मॉलिक्यूल्स अगर बहुत क्लोज है तो फ्री मीन पाथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होता है तो ऑटोमेटिकली फ्री मीन पाथ और मीन फ्री पाथ वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए लैम्डा और थीटा जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते। तो थीटा इज वरना लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा रहता है। तो ये पॉइंट उन्होंने बताया। बाद में डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने वॉल्यूम्स है, सॉरी एक वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। देखो सॉलिड में हम डेंसिटी कैसे मेजर करते थे, डेंसिटी सॉलिड है, समझो ये सॉलिड है, तो सॉलिड में हम डेंसिटी मेजर करते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। लेकिन इसमें हम मेजर करते हैं, गैस में डेंसिटी हम मेजर कैसे करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और एक ये मीन फ्री पाथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी के ऊपर और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है 1/थीटा करके। ओके और एक सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो, it is also seen that inversely, that is lambda is mean free path is inversely proportional to the size of the molecule, size of the molecule के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, समझो बड़े हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होता है, इसका मीनिंग क्या है, मीन फ्री पाथ कम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके अगर ये डिस्टेंस, ये डायमीटर कम है, डायमीटर कम है, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, तो मीन फ्री पाथ तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर लैम्बडा ज्यादा, डी अगर ज्यादा है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डी अगर कम है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट डी स्क्वायर। डी स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर लेते हैं, डायमीटर का स्क्वायर लेते हैं। डी मतलब डायमीटर, उसका स्क्वायर आपको कंसीडर करना है। देखो इधर तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा हो जाएगा, इनटू 1/ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा भी है और लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर भी है। तो अगर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटा दिया तो आपको एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज द √2 इंटू पाई, दैट इज द कांस्टेंट इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज नथिंग बट डी स्क्वायर वैसे ही रखो, इंटू थीटा, थीटा इज नथिंग बट n/v, n/v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मेन फॉर्मूला, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय v करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, एक डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस करके, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो इसका इक्वेशन है, डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 कॉन्सेप्ट लेके। ओके आइडियल गैस मतलब क्या होता था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इंटरएक्टिंग फोर्स जो रहता है वो 0 रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। ओके दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये आइडियल गैस क्या करता है, 3 लॉज क्या करता है, फॉलो करता है। 3 लॉज कौन से भी प्रेशर में और कौन से भी टेम्परेचर में वो क्या करता है, फॉलो करता है। ओके तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, एक आइडियल गैस का प्रेशर कितना होता है। ओके तो वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो उन्होंने दिया है एक एक्स एक्सिस के ऊपर, x axis or this is the y axis, sorry this is the y axis and this becomes the z axis, this becomes the z axis। उन्होंने ऐसे लिया है, ये z axis है, ये x axis है और ये y axis है। ओके तो आप कैसे भी रोटेट करके रख सकते हो। अगर ये आपको लेना है तो ये आप y axis भी ले सकते हो और ये z axis भी ले सकते हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अगर ये नहीं चाहिए हमें ये नहीं चाहिए, मेनली x axis चाहिए। ओके तो x axis के ऊपर हमने क्या रखा है, एक
बॉक्स रखा है, ओके, इसके अंदर डिफरेंट गैस है, समझो इसके अंदर क्या है, गैस है, ओके। तो उसमें एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया है और उसका वेलोसिटी ऐसा है, ओके। तो इसका और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है यल करके, इस ब्लॉक का लेंथ कितना है, यल है, ओके। तो सभी और क्या है, ये स्क्वायर बॉक्स है। तो देखेंगे हम, पॉइंट पहले अंडरस्टैंड करेंगे। द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली इन वेरियस डायरेक्शन। आपको मालूम है इसमें अगर गैस मॉलिक्यूल्स है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये ऐसे सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड हिटिंग द वॉल्स ऑफ द बॉक्स एंड बाउंसिंग बैक। तो आपको मालूम है ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी करते हैं, ईच अदर कोलाइड भी करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड करते हैं, और किधर कोलाइड करते हैं, बॉक्स के वॉल के ऊपर भी कोलाइड करते हैं। समझो ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे आ रहा है, इसके ऊपर कोलाइड करके फिर से रिटर्न जाएगा, फिर से रिटर्न जाएगा। ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है तो इस वॉल के ऊपर गिरेगा और फिर से रिटर्न जाता है, और ये मॉलिक्यूल इधर आएगा तो इस वॉल के ऊपर गिरेगा और ये फिर से रिटर्न जाएगा, ओके। तो वो कोलाइड दो टाइप के करेंगे, एक तो आपस में कोलाइड कर सकते हैं, वरना एक मॉलिक्यूल जाके वॉल के ऊपर टकरा के वो रिटर्न आ सकता है, ओके। तो इतने दो कोलाइडिंग रहेंगे, ओके। वी निग्लेक्ट इंटरमोलिकुलर कोलिजन। तो आपको इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है, इंटरमोलिकुलर जो कोलिजन है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन है उसको आपको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, ओके, निग्लेक्ट करना है, ओके। और ओनली आपको कोलिजन कंसीडर करना है, वो है वॉल का, देखो, एंड कंसीडर ओनली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द वॉल्स। वॉल एंड मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन उतना ही कंसीडर करना है। तो समझो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इधर आके डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड भी करेगा, लेकिन उसको आपको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, और ओनली कंसीडर करना है वो है जो मॉलिक्यूल इधर आके जो कोलाइड करता है। ये वॉल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आके इधर कोलाइड करेगा, तो इस कोलिजन को आपको कंसीडर करना है, एंड दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी उसका लॉस नहीं होगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। फोर्थ वन, कंसीडर ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आपको ए मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, इसको मैं इरेज करता हूं। एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, ये मॉलिक्यूल है विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी उसकी v वेक्टर दी है, ओके, v वेक्टर दी है, कोलाइड विद द शेडेड वॉल ऑफ द क्यूब। ये शेडेड वॉल है, ओके, ये शेडेड वॉल है, इसको ये आके क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड मतलब ऐसे टिक्की मारता है, ओके, कोलिजन करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल इज पैरेलल टू YZ प्लेन। आपको मालूम है ये वॉल जो है ये किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो इन दोनों को, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इन दोनों को क्या है, ये वॉल क्या है, पैरेलल है। मतलब समझो ये वॉल है, ओके। तो ये z एक्सिस होगा, ये z एक्सिस होगा ऊपर, और ये y एक्सिस होगा, ये ऐसे y एक्सिस होगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इन दोनों x और y एक्सिस, सॉरी z और y एक्सिस को ये क्या है, प्लेन है, ऐसे प्लेन है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, उसको पैरेलल है। एज द कोलिजन इज अज्यूम्ड टू बी इलास्टिक। तो ये जो लिक्विड जो मॉलिक्यूल आता है इसके ऊपर कोलाइड करने के बाद वो क्या कंसीडर किए हमने, इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किए। द कंपोनेंट Vx ऑफ द वेलोसिटी विल गेट रिवर्स्ड। मतलब समझो इनिशियली कंपोनेंट कौन सा है, Vx है, ये वॉल है, इधर ये वॉल है, इसके ऊपर टकराने के बाद वो रिवर्स आता है, तो वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, Vx हो जाएगा। वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Vx। ये Vx ऐसे था, इनिशियली ऐसे था, बाद में ये ऐसे आएगा, तो ये माइनस Vx हो जाएगा, माइनस Vx। ओनली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो, द इलास्टिक, द कंपोनेंट Vx ऑफ द वेलोसिटी विल गेट रिवर्स। रिवर्स मतलब इनिशियली ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, बाद में ये रिवर्स होके कैसे आएगा, माइनस ऑफ Vx हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट, कीपिंग Vy एंड Vz कंपोनेंट्स अनअल्टर्ड। मतलब इसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसको मैं इरेज करता हूं। जो कंपोनेंट इसका Vx कंपोनेंट है, Vx कंपोनेंट मतलब ऐसे है, Vi कंपोनेंट, ये Vi कंपोनेंट ऐसे हो सकता है, इसका Vy कंपोनेंट और Vz कंपोनेंट ऐसे हो सकता है, ओके, Vz कंपोनेंट ऐसे हो सकता है। तो ये Vz और Vy कंपोनेंट कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। इसका मीनिंग क्या है, ये कंपोनेंट उधर जाके एक ही डायरेक्शन में जाके फिर से वही डायरेक्शन में रिटर्न आए,
ओके, ओनली कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वो है ओनली Vx कंपोनेंट चेंज हो रहा है। ओके, तो ओनली Vx कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इधर देखो Vx कंपोनेंट उतना ही चेंज हो रहा है, Vx कंपोनेंट उतना ही चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, लेकिन Vy और Vz कंपोनेंट अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हो रहे। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है। Hence, the change in momentum of the particle is only in the x component. ओके, तो इसका जो मोमेंटम चेंज होगा तो वो ओनली कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो ये सभी पॉइंट्स लिखना है ताकि आपको डेरिवेशन क्लियर हो सके, इसीलिए मैं ये सभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P इज नथिंग बट मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी करके, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये टकराने के बाद इसका इनिशियल मोमेंटम कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फाइनल मोमेंटम किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, हेंस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ओनली इन द एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट में उतना ही उसका मोमेंटम रहेगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किधर है, ऐसे है, ऐसे है। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऐसा था, इधर टकराने के बाद इनिशियल मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव क्या है, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में आपने अगर m इंटू वी एक्स लिया तो इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, या माइनस m इंटू वी एक्स होगा। ओके, तो ये फर्स्ट डायरेक्शन कौन सा है, m वी एक्स है, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस m वी एक्स हो जाएगा, माइनस रखेंगे, माइनस चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव एक्सिस में, तो दैट इज नथिंग बट m वी एक्स होगा। तो ये माइनस m वी एक्स और ये माइनस m वी एक्स माइनस ऑफ 2m वी एक्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इतना ही मोमेंटम, सेम मोमेंटम एक्सपीरियंस बाय वॉल ऑल्सो। ये किसका मोमेंटम है, ये मोमेंटम है उस मॉलिक्यूल का। उतना ही ये मोमेंटम कौन एक्सपीरियंस करेगा, वॉल एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये मोमेंटम एक्सपीरियंस करता है इस डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में वो सॉरी मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मोमेंटम अगर एक्सपीरियंस करता है तो वॉल एक्सपीरियंस करेगा कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। वॉल के ऊपर मोमेंटम लगेगा तो फोर्स किधर, वॉल कैसे एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना, मोमेंटम उसका। ओके, मोमेंटम उसका अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे जाना चाहेगा। ओके, मॉलिक्यूल किधर आएगा, टकराने के बाद ऐसे आएगा ना, तो इसका मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम इस साइड है, लेकिन वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल टकराने के बाद वॉल किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव लेते हो, इसका मोमेंटम नेगेटिव है, तो इसका मोमेंटम कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, अगर मोमेंटम आपको मिल जाएगा, वॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m इंटू वी एक्स हो जाएगा, और ये और मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, इट इज चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस करके। ये वॉल का मोमेंटम है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम माइनस हो जाएगा और वॉल का मोमेंटम 2m इंटू वी एक्स हो जाएगा। इतना हमने डिस्कस किया था। बाद में 7th पॉइंट देखेंगे। द मॉलिक्यूल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2l इन बिटवीन 2 कोलिजन्स। देखो, ये मॉलिक्यूल समझो इधर से इस वॉल से आ रहा है, समझो इस वॉल से आ रहा है, तो इस वॉल से अगर इधर तक आएगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, l डिस्टेंस कवर करेगा। एक कोलिजन हो गया, एक कोलिजन हो जाएगा, बाद में इधर से इधर तक आएगा, फिर से दूसरा कोलिजन करेगा। 2 कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, इधर इन बिटवीन कोलिजन हमने कंसीडर नहीं किए, पहले ही मैंने बताया था, अजम्पशन लिया है हमने कि दोनों के बीच में किधर भी कोलिजन नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल इनिशियली इधर से अगर स्टार्ट किया है तो इधर से इधर आएगा, फर्स्ट कोलिजन करेगा, बाद में रिटर्न जाएगा, फिर से इधर जाएगा और इधर कोलिजन करेगा। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो,
इनिशियली इतना एक एल डिस्टेंस कवर किया, बाद में फिर से एल डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2l होगा। देखो उन्होंने बताया द मॉलिक्यूल ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2l इन बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन्स के बीच में। ओके, तो टाइम टेकन कितना होगा, देखो इनिशियली आपने प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स का क्या है, प्रेशर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट फोर्स है। ओके, मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स है। ओके, फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम पहले क्या फाइंड आउट किया, मोमेंटम फाइंड आउट किया, बाद में टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, बाद में एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा प्रेशर। ओके, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए पहले मोमेंटम फाइंड आउट करना है, बाद में टाइम फाइंड आउट करना है, बाद में एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन फॉर टू कोलिजन्स इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2l अपॉन वीएक्स। 2l अपॉन वीएक्स क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, टू सक्सेसिव कोलिजन में डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है, एल हो गया, इधर से इधर आ गया 2l हो गया, तो 2l डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है उसकी, vx करके, vx इज द वेलोसिटी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, और ये था velocity of that concept, that is the mass into velocity, that is the momentum करके, मोमेंटम का ये फॉर्मूला था और चेंज इन टाइम का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शेडेड वॉल। देखो ये अगर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ रहा है और टकरा रहा है, ऐसे आके टकरा रहा है, तो इसके वजह से क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। ओके, तो एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द शेडेड वॉल बाय मॉलिक्यूल 1, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं अब तक हम सभी एक मॉलिक्यूल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, मॉलिक्यूल 1 इज गिवन एज एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 4 average rate of change of momentum, that is force per that is the momentum per unit time is nothing but what, फोर्स। तो मोमेंटम ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, डिवाइडेड बाय टाइम भी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, तो फोर्स आपको मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम करके। बाद में आपको प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया करके। तो फोर्स आपको मिला है इधर से, ओके, इधर से आपको फोर्स मिलेगा, डिवाइडेड बाय एरिया करो, आपको मिल जाएगा प्रेशर। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, वही है, देखो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम करके। ओके, तो वही लेंगे, देखो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू 2mvx1, दैट इज नथिंग बट मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर कितना मोमेंटम लग रहा था, प्लस था, प्लस 2m इंटू vx1 था, डिवाइडेड बाय कितना टाइम था 2l अपॉन vx करके, 2l अपॉन vx करके। अगर ये आप vx1 ऊपर जाएगा तो ये l नहीं, l वैसे ही रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन l बचेगा इंटू vx1 का स्क्वायर हो जाएगा, vx1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल के वजह से इस वॉल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, दैट इज m डिवाइडेड बाय l इंटू vx1 का स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये वन मॉलिक्यूल के वजह से हो गया। अगर आप 2, 3, 4 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तब फोर्स कितना लगेगा हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे इधर। ओके, तो देखो कंसीडरिंग अदर मॉलिक्यूल, समझो सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, अप टू इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है समझो, विच द रिप्रेजेंटेटिव एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज कितने होंगे, vx2 होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, vx2, ये दिस इज लाइक दिस vx2। ओके, बाद में vx3, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी, vx3 होगी, फोर्थ मॉलिक्यूल की vx4 होगी, वैसे ही वो इंक्रीज करते जाएगी। तो टोटल एवरेज फोर्स कितना होगा, f एवरेज इज इक्वल टू, ये दिस इज एवरेज फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना एवरेज है, लेकिन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तब क्या हो जाएगा, m बाई l तो कांस्टेंट रहेगा, m तो मास
ओके, डिवाइडेड बाय यल, यल तो कांस्टेंट रहेगा, ओके, इनटू, इनटू आपको क्या करना है, इसका एक वेलोसिटी का v वेलोसिटी कितनी है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx1 का स्क्वायर है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर होते जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो एवरेज प्रेशर कितना होगा, ये एवरेज फोर्स हो गया, तो एवरेज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द शेडेड वॉल, एरिया ऑफ द सॉरी, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ एवरेज लग रहा है, ओके, एफ एवरेज लग रहा है, तो प्रेशर कितना होगा, एफ एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ दिस शेडेड वॉल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द शेडेड वॉल हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स तो ये टोटल लग रहा है, एवरेज फोर्स तो ये टोटल लग रहा है, एम डिवाइडेड बाय एल इंटू एम इंटू vx1 ये सभी लग रहा है डिवाइडेड बाय यल करके, इंटू एरिया ऑफ द शेडेड वॉल क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है, यल है, इसका ब्रेड कितना है, यल है, तो यल इंटू यल, यल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यल स्क्वायर हमने इधर रखा है, ये इंटू है, ओके, तो यल स्क्वायर आपको इधर रखा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इधर ही हमने डिस्कस करेंगे अभी वही कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, एक एलिमेंट के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, बिकॉज देखो इस फॉर्मूला में क्या आया है, देखो इस फॉर्मूला में क्या आया है, vx1 का स्क्वायर vx2 का स्क्वायर आया है, vx1 का स्क्वायर vx2 का स्क्वायर vx3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, ये सेकेंड मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, ये थर्ड मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, तो ये स्क्वायर है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, देखो देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ एवरेज, एवरेज मतलब टोटल वेलोसिटी समझो, टोटल कितने 5 मॉलिक्यूल्स है, टोटल 5 मॉलिक्यूल्स है, तो vx1 प्लस vx2, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर, वैसे ही कितने जाएंगे ये अप टू vx5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5 होगा, ओके, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स उसका स्क्वायर करके, ये बार इंडिकेट क्या कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, इसके वजह से उसका वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा vx1 का स्क्वायर vx2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको उधर रखना है। तो एवरेज प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू, ये टोटल हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है कितना, vx स्क्वायर का बार, और ये ऑलरेडी देखो इस फॉर्मूला में क्या था, इधर सॉरी, ये फॉर्मूला देखो इधर m इंटू ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, vx1 P एवरेज इज इक्वल टू कितना हो रहा था, P एवरेज इज इक्वल टू इतना टोटल था, m डिवाइडेड बाय l इंटू एल स्क्वायर इंटू vx1 का स्क्वायर vx2 का स्क्वायर vx3 का स्क्वायर करके, ओके, ये l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा। तो इधर वही लिखा हूं मैंने, देखो ये m डिवाइडेड बाय क्या था, ये एक्चुअली m डिवाइडेड बाय l इंटू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू ये था vx1, ये टोटल था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n इस साइड लेके आओ, तो n इंटू ये vx स्क्वायर हो जाएगा, ओके, n इंटू vx स्क्वायर, तो ये टर्म वैसे ही मिलेगा, इंटू m मिलेगा, और l इंटू एल स्क्वायर था, l इंटू एल स्क्वायर था, तो l इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, l क्यूब होगा, l क्यूब मतलब क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम मतलब v आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू m इंटू n इंटू vx बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v करके, ओके, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, इसको मैं अरेंज करता हूं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया ये फॉर्मूला, लेकिन अभी ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के ऊपर उतना ही मूव करेंगे नहीं करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, डिफरेंट जेड एक्सिस के ऊपर सम मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, सम वाई एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे, सम एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे, ओके, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंटम इतना था, एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंटम इतना था, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, तो अगर आपने टोटल एवरेज फाइंड आउट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर का बार
प्लस वी वाई स्क्वायर का बार प्लस वी जेड स्क्वायर का बार हो जाएगा। तो बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, वी एक्स बार का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी वेलोसिटी रहेगी उतनी वाई एक्सिस के ऊपर भी रहेगी, उतनी जेड एक्सिस के ऊपर भी रहेगी। एवरेज जितना आप निकालोगे एक्स एक्सिस के ऊपर उतना वाई एक्सिस के ऊपर भी आएगा और जेड एक्सिस के ऊपर भी आएगा। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस का स्क्वायर इसका बार इज इक्वल टू वी वाई का बार स्क्वायर, ये आपने कंसीडर किया तो कितना हो जाएंगे, सभी का एवरेज का स्क्वायर करो, वी एक्स का बार प्लस वी वाई स्क्वायर का बार प्लस वी जेड स्क्वायर का बार, ओके, डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3 होगा। तो इधर आपने वी एक्स स्क्वायर का बार ऑलरेडी आपने इक्वल कंसीडर किया है, ये सभी तीनों इक्वल कंसीडर किए। तो अगर इसको आप कंसीडर करते हो वी वेलोसिटी स्क्वायर का बार आप कंसीडर करते हो एज वी एक्स स्क्वायर का बार इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर का बार, ये सभी को आप वी स्क्वायर बार कंसीडर करते हो तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो ये 1/3 इंटू वी स्क्वायर का बार आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, द एवरेज प्रेशर हो जाएगा 1/3, ये बाय सिमेट्री ये इतना, दिस वन बिकम्स दिस टोटल। ओके, तो ये वी एक्स स्क्वायर का बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर का बार हो जाएगा, एम वी स्क्वायर का बार डिवाइडेड बाय 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाएंगे और ये एन डिवाइडेड बाय वी वैसे ही आपको रखना है। ओके, तो ये था फॉर्मूला फॉर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।